मॉडर्न हिस्ट्री आपको है मॉडर्न हिस्ट्री, इसके अंतर्गत आपको पार्ट 21 होगा। पार्ट 21 के अंतर्गत हम अध्याय 30 भारत में शिक्षा का विकास देखें। कंपनी शासन के अंतर्गत कंपनी शासन के अंतर्गत आपको शैक्षिक कंपनी शासन के अंतर्गत शैक्षिक विकास देखिए यहाँ पर क्या प्रारंभिक वर्षों में देखिए प्रारंभिक 60 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशुद्ध व्यापारिक कंपनी थी। उसका उद्देश्य व्यापार करके केवल अधिक से अधिक धन लाभ कमाना था। देश में शिक्षा को प्रोत्साहित करने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। इन वर्षों में देखिए क्या इन वर्षों में शिक्षा के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु जो भी प्रयास किए गए वे व्यक्तिगत स्तर पर ही किए गए। इन प्रयासों कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नानुसार है। प्रारंभिक 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा का स्थापना की। इसका उद्देश्य मुस्लिम कानून तय से संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना था। 1791 देखिए 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य हिंदू विधि देखिए इसका उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। देखिए हम 1800 के हम देखिए कि 1800 के देखिए वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषा तथा भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा भी दी जाती थी, किंतु 1802 में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया। कलकत्ता मदरसा एवं संस्कृत कॉलेज में शिक्षा पद्धति का ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया था कि कंपनी को ऐसे शिक्षित भारतीय नियमित तौर पर उपलब्ध कराए जा सके जो शास्त्रीय और स्थानीय भाषाओं का अच्छे ज्ञाता हो, तथा कंपनी के कानूनी प्रशासन उसे मदद कर सके। न्याय विभाग में अरबी, फारसी और संस्कृत के ज्ञाताओं की आवश्यकता थी, ताकि वे लोग न्यायालयों में अंग्रेज न्यायाधीश के साथ परामर्शदाता के रूप में बैठ सके, तथा मुस्लिम एवं हिंदू कानूनों की व्याख्या कर सके। और देखिए भारतीय रियासतों के साथ पत्र व्यवहार के लिए भी कंपनी को इन भाषाओं के विद्वानों की आवश्यकता थी। इसी समय प्रबुद्ध भारतीयों एवं मिशनरियों ने सरकार पर आधुनिक धर्मनिरपेक्ष एवं पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के दबाव डालना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि प्रबुद्ध भारतीयों ने निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से ही देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दुर्बलता को दूर किया जा सकता है। दूसरा देखिए मिशनरियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार से भारतीयों को उनकी परंपरागत धर्म में आस्था समाप्त हो जाएगी, तब ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे। श्रीरामपुर के मिशनरी इस क्षेत्र में बहुत उत्साहित थे। देखिए यहाँ पर 1813 के देखिए यहाँ पर 1813 के चार्टर एक्ट से प्रशंसनीय शुरुआत देखिए 1813 के चार्टर एक्ट से प्रशंसनीय शुरुआत देखते हैं। इस चार्टर एक्ट में भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रारंभ एवं उन्नत करने जैसे उद्देश्यों को रखा गया था। इस उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, किंतु इस राशि को व्यय करने के प्रश्न पर विवाद हो जाने के कारण 1823 तक यह राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। इसी बीच कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने व्यक्तिगत स्तर पर अपने प्रयास जारी रखे तथा शिक्षा के विकास में शिक्षा संस्थानों की स्थापना के भारी अनुदान दिया। अब इनमें राजा राम राय का नाम अग्रगण्य है। उन्होंने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए भारी अनुदान दिया। शिक्षित बंगालियों द्वारा स्थापित इस कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती था। पाश्चात्य विज्ञान और मानविकी ह्यूमैनिटीज पढ़ाई जाती थी। सरकार ने कलकत्ता, आगरा और बनारस में 3 संस्कृत कॉलेज स्थापित की। इसके अतिरिक्त यूरोपीय वैज्ञानिक पुस्तकों का प्राच्य भाषा में अनुवाद करने के लिए अनुदान दिया गया।
फिर देखिए आंगल पाँच देखिए आंगल प्राच्य देखिए प्राच्य विवाद आंगल प्राच्य विवाद देखिए आपको ओरिएंटलिस्ट देखिए ओरिएंटलिस्ट एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी देखिए लोक शिक्षा के समान समिति में दो दल थे। लोक शिक्षा की समान समिति में दो दल थे। एक दल प्राच्य शिक्षा समर्थक था और दूसरा आंगल शिक्षा समर्थक था। प्राच्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था कि जहाँ रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए पाश्चात्य विद्वान एवं साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ इसके स्थान का परंपरागत भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए आंगल प्राच्य विवाद देखिए एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी देखिए यहाँ पर इसमें जो कहा गया लोक शिक्षा के समान देखिए यहाँ पे आपको देखिए लोक शिक्षा की समान समिति में दो दल थे। एक दल प्राच्य शिक्षा समर्थक था और दूसरा आंगल शिक्षा समर्थक था। प्राच्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था कि जहाँ रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ इसके स्थान के परंपरागत भारतीय भाषा एवं साहित्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर देखिए यहाँ पर क्या कि दूसरी ओर आंगल शिक्षा समर्थकों में शिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद हो गया था। वे दो धड़ों में विभक्त हो गए। एक धड़ा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाए जाने पर जोर दे रहा था, तो दूसरा धड़ा शिक्षा का माध्यम भारतीय देसी भाषाओं को बनाए जाने का पक्षधर था। देखिए यहाँ पर क्या आंगल एवं देखिए यहाँ पर क्या आंगल एवं प्राच्य शिक्षा समर्थकों के मध्य इस विवाद से शिक्षा के प्रोत्साहन का मुद्दा अप्रभावी हो गया। तो इसके कई दुष्परिणाम निकले। देखिए लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र देखिए 1835। लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835 देखिए लॉर्ड मैकालेस मान्यूट 1835 देखिए गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य लॉर्ड मैकाले ने आंगल दल का समर्थन किया। 2 फरवरी 1835 को अपने महत्वपूर्ण स्मरण पत्र में उसने लिखा कि सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा सर्वोत्तम है। देखिए मैकाले ने कहा कि भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना अत्यंत निम्न है। उसने भारतीय शिक्षा पद्धति एवं साहित्य की आलोचना करते हुए अंग्रेजी भाषा का पूर्ण समर्थन किया। मैकाले के इन सुझावों के पश्चात सरकार ने शीघ्र ही स्कूलों एवं कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया था। बड़े पैमाने पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूल एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। इस प्रकार सरकार जनसाधारण की शिक्षा को उपेक्षित करने लगी। सरकार की योजना समाज उच्च एवं मध्य वर्ग के एक तबके को शिक्षित कर एक ऐसी श्रेणी बनाने की थी जो रक्त एवं रंग से भारतीय हो, परंतु अपने विचार नैतिक मापदंड प्रज्ञा इंटेलेक्ट एवं प्रवृत्ति टेस्ट से अंग्रेज हो। यह श्रेणी ऐसी हो कि यह सरकार था जनसाधारण के बीच दुभाषीय इंटरप्रीटर्स की भूमिका निभा सके। इस प्रकार पाश्चात्य विज्ञान तथा साहित्य का ज्ञान जनसाधारण तक पहुँच जाएगा। इस सिद्धांत को अधोगामी विप्रवेशन सिद्धांत डाउनवार्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जाना गया। देखिए थॉमसन के प्रयास की बात यहाँ देखिए क्या है। थॉमसन के प्रयास यहाँ देखिए उत्तर पश्चिमी प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन 1843 ने देसी भाषाओं द्वारा ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना बनाई। अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम शिक्षा देने वाले छोटे छोटे स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब केवल कॉलेज में अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम रह गई। गाँव के स्कूलों में कृषि विज्ञान तथा क्षेत्र मिति मेंसुरेशन जैसे उपयोगी विषयों का अध्ययन प्रारंभ किया गया। अध्ययन के लिए देसी भाषाओं को माध्यम के रूप में चुना गया। इस योजना के पीछे को थॉमसन का उद्देश्य यह था कि नवगठित राजस्व तथा लोक निर्माण विभागों के लिए शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त एक शिक्षा विभाग के भी गठन किया गया। चार्ल्स वुड का डिस्प्ले देखिए 1851 देखिए सर चार्ल्स वुड जो अर्ल ऑफ एबरडीन 1852-1855 की मिलीजुली सरकार में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। 1851 में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला चार्ल्स वुड का यह डिस्पैच भारत में शिक्षा के विकास संबंधित पहला विस्तृत प्रभाव था। यह डिस्पैच की प्रमुख सिफारिश निम्नानुसार थी।
पढ़ा देखिए यहाँ पे इसमें सरकार से कहा गया कि देखिए इसमें सरकार से कहा गया कि जन सामान्य की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं स्वयं वहन करे। इस प्रकार अधोगामी देखिए इस प्रकार अधोगामी विप्रवेशन देखिए इस प्रकार अधोगामी विप्रवेशन सिद्धांत कम से कम कागजों में ही सीमित कर गया। दूसरा देखिए इसने सुझाव दिया इसने सुझाव दिया गया कि गाँव में देखिए इसने सुझाव दिया कि गाँव में देसी भाषा देखिए इसने सुझाव दिया कि गाँव में देसी भाषा प्राथमिक पाठशाला स्थापित की जाए। और उनमें देखिए उनसे ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल देसी भाषा हाई स्कूल तथा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहरों मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए। देखिए यहाँ पर इन विश्वविद्यालयों में देखिए इन विश्वविद्यालयों में एक कुलपति, एक सीनेट और उसके अधिक सदस्य मतलब फेलोज होंगे। इन सभी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। ये विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करेंगे और उपाध्याय डिग्री देंगे। देखिए यहाँ पर क्या तीसरा देखिए यहाँ पर क्या तीसरा देखिए इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषा को बनाए जाने का सुझाव दिया। बनाए जाने का देखिए इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषा को बनाए जाने का सुझाव दिया। चौथा देखिए इसने स्थिर शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल तथा तकनीकी विद्यालय एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की। इस क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के अनुदान सहायता ग्रांट इन एड की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसने की। छठा कंपनी के 5 प्रांतों में से एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की गई। इस विभाग का कार्य शिक्षा की उन्नति एवं उसके प्रचार प्रसार की समीक्षा करना तथा सरकार को प्रतिवर्ष इस संबंध रिपोर्ट भेजना। सातवें देखिए इसने इस बात पर बल दिया कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष सेकुलर हो। देखिए इसने इस बात पर बल दिया कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष सेकुलर हो। देखिए आठवां यहाँ देखिए इसने इस बात की घोषणा भी की कि सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार है। देखिए 1857 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए था। बाद में सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग का गठन भी कर दिया गया। 1858 के स्थिर शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों को सार्थक परिणति तब मिली जब जेईडी बेथुन द्वारा 1849 में कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की गई। बेथुन शिक्षा परिषद काउंसिल ऑफ एजुकेशन के अध्यक्ष मुख्तियार बेथुन के प्रयत्नों द्वारा ही कुछ महिला पाठशालाओं की स्थापना की गई और इन्हें सरकार की अनुदान एवं निरीक्षण पद्धति के अधीन लाया गया। इसी कारण में पूसा बिहार में कृषि संस्थान तरुकी में अभियांत्रिकी संस्था इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। फिर आपको स्थापना की गई। देखिए 50 ऊर्ध्व द्वारा अनुमोदित विधियां आदर्श लगभग 50 वर्षों तक प्रभावी रहे। इसी कारण भारतीय शिक्षा का तीव्र गति से पाश्चात्यकरण हुआ था। अनेक शिक्षण संस्थान स्थापित की गए। इस कार्य में शिक्षण संस्थाओं प्रधानाध्यापक एवं आचार्य मुख्यतः यूरोपीय ही नियुक्त किए जाते थे। ईसाई मिशनरी संस्थाओं ने भी इस दिशा में अपना योगदान दिया। धीरे धीरे निजी भारतीय प्रयत्न भी इस दिशा में किए जाने लगे। क्राउन के शासनाधीन शिक्षा का विकास देखिए क्राउन के शासनाधीन शिक्षा का विकास यहाँ देखिए क्राउन के शासनाधीन शिक्षा का विकास हंटर शिक्षा 1882 के बीच यहाँ देखिए प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक योजना की उपेक्षा कर दी गई। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक योजनाओं की उपेक्षा कर दी गई। वर्ष 1870 से जबकि शिक्षा प्रांतों में स्थानांतरित की गई तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की स्थिति और खराब हो गई। क्योंकि प्रांतों के सीमित संसाधनों के कारण वे इस दिशा में अपेक्षित व्यय नहीं कर पा रहे थे। 1882 सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसका कार्य 1851 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों एवं उसकी प्रगति की समीक्षा करना था। हंटर आयोग की समीक्षा का कार्य केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था। तब विश्वविद्यालय कार्यों में इसका कोई संबंध नहीं था। इस आयोग ने सरकार को निम्न सुझाव दे पाया कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह शिक्षा उपयोगी विषयों की स्थानीय भाषा में हो। तो सर इसने सिफारिश की कि प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण नवस्थापित नगर और जिला बोर्डों को दे दिया जाए। इसने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड होने चाहिए।
देखिए यहाँ पर साहित्यिक की बात देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा के देखिए यहाँ पर विश्वविद्यालय शिक्षा के तथा दूसरा व्यवहारिक विद्यार्थी के व्यावसायिक व्यापारिक भविष्य निर्माण के लिए। चौथा देखिए आपको आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अतिरिक्त अन्य सभी शहरों कस्बों एवं गाँव में स्थित शिक्षा का पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया तथा इसे प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। हंटर शिक्षा आयोग देखिए हंटर शिक्षा आयोग के सुझावों का अनुसार देखिए हंटर शिक्षा आयोग के सुझावों का आने के पश्चात अगले 20 वर्षों में माध्यमिक एवं कॉलेज शिक्षा का तीव्र गति से विस्तार तथा भारत ने इसमें सराहनीय योगदान दिया। अध्यापन देखिए आप अध्यापन एवं परीक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई, जिनमें पंजाब विश्वविद्यालय 1882 एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 प्रमुख थे। देखिए भारतीय विश्वविद्यालय 1904 भारतीय विश्वविद्यालय 1904 देखिए यहाँ पर क्या 20वीं शताब्दी के क्या देखिए 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में देश में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था। निजी प्रबंधक तथा सरकार की धारणा यह थी कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है तथा शिक्षण संस्थान राजनीतिक क्रांतिकारियों को पैदा करने और कारखाने मात्र बनकर रह गए। राष्ट्रवादियों ने इस बात को स्वीकार किया कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है, परंतु इसके लिए उन्होंने सरकार को दोषी ठहराया तथा आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा को दूर करने के कोई सार्थक कदम नहीं उठा रही है। सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की स्थिति का आकलन करना था, उनकी कार्य क्षमता उनके संविधान के विषय में सुझाव देना था। देखिए प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा इस कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नहीं थी। इसकी सिफारिश के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालयों को अध्ययन तथा शोध पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा देखिए विश्वविद्यालय के उप सदस्य फेलोज की संख्या तथा अवधि कम की जानी चाहिए। तो यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि ये उप सदस्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत हो। देखिए तीसरा देखिए आपको विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। सरकार को सीनेट द्वारा पास किए गए प्रस्ताव पर अधिकार वीटो दिया गया। सरकार को यह अधिकार था कि वह सीनेट द्वारा बनाए गए नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन कर सकती थी। सरकार यदि आवश्यक समझे तो इस संबंध नए नियम भी बना सकती थी। देखिए यहाँ पर क्या कि चौथा देखिए देखिए यहाँ पर क्या अशासकीय कॉलेजों पर सरकार का नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया। पांचवा देखिए उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रति वर्ष की तरह से 5 वर्षों की स्वीकृत की गई। छठा देखिए गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया। कर्जन ने गुणवत्ता एवं दक्षता के नाम पर विश्वविद्यालयों में सरकारी नियंत्रण कर्जन ने गुणवत्ता एवं दक्षता के नाम पर विश्वविद्यालयों में सरकारी नियंत्रण अत्यधिक कड़ा कर दिया। लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रवाद के समर्थक शिक्षितों की संख्या को रोकना था, उन्हें सरकारी भक्त बनाना था। राष्ट्रवाद इस अधिनियम की तीव्र आलोचना की तारीख से समाजवाद को सुदृढ़ करने के प्रयास के रूप में देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिनियम राष्ट्रवादी भावनाओं की हत्या का प्रयास है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर गोपाल कृष्ण गोखले ने इस राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम की संज्ञा दी। देखिए अधिनियम की संज्ञा दी। अब शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913 की बात करते हैं। शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913 की बात करते हैं। तो शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913 की बात करते हैं। 1906 में प्रगतिशील रियासत बड़ौदा ने अपनी पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दी। राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार से पूरे ब्रिटिश भारत में इसी व्यवस्था करने का आग्रह किया। गोखले विधान परिषद में इसकी सशक्त वकालत की। शिक्षा नीति 1913 के अपने प्रस्ताव में सरकार ने अनिवार्य शिक्षा का उत्तरदायित्व लेने से इनकार कर दिया, किंतु उसने अशिक्षा को दूर करने की नीति की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली तथा प्रांतीय सरकारों से आग्रह किया कि वे समाज के निर्धन एवं पिछड़े वर्ग को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इस दिशा में उसने आश्वासन किया। अब क्या इस दिशा में उसने अशासकीय प्रयत्नों को प्रोत्साहित करता सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा का सब सुधार किया जाना चाहिए। देखिए सरकार ने प्रत्येक प्रांत विश्वविद्यालय की स्थापना तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षण कार्य को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया। देखिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग देखिए 1917-1919 देखिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917-1919 देखिए वर्ष 1917 में सरकार ने लीड्स विश्वविद्यालय को उपराष्ट्रपति
डॉक्टर M.E. सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिसका कार्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन कर इसकी रिपोर्ट सरकार को देना था। यद्यपि यह आयोग केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध था, किंतु इसकी सिफारिश से भारत के अन्य विश्वविद्यालयों के संबंध में भी सही थी। इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक विश्वविद्यालयीन इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालयीन स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था गहन अध्ययन किया। आयोग ने अनुमान लगाया कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना है तो इसके लिए प्राथमिक शिक्षा इसके लिए पहले माध्यमिक शिक्षा का संस्थान लाना होगा। इस आयोग की सिफारिश निम्न प्रकार की थी। स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। विद्यार्थियों को हाई स्कूल के पश्चात नहीं अपितु उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के पश्चात 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहिए। यह निम्न प्रकार से क्या है, भारत के विश्वविद्यालय स्तर के लिए विद्यार्थी को तैयार करके दूसरा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात स्नातक की उपाधि के लिए 3 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा देखिए वे छात्र जो विश्वविद्यालयीन देखिए यहाँ पर क्या वे छात्र जो विश्वविद्यालयीन शिक्षा हेतु जाने के लिए तैयार न हो, उन्हें कॉलेज स्तर की शिक्षा दी जानी चाहिए। माध्यमिक यहाँ पर क्या माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन नियंत्रण के लिए प्रवर्तक माध्यमिक एवं उच्चतर देखिए यहाँ माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं नियंत्रण के पृथक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। फिर दूसरा विश्वविद्यालय संबंधित नियम बनाते समय कठोरता नहीं होनी चाहिए। तीसरा देखिए विश्वविद्यालय को पुराने संबंध विश्वविद्यालय एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज जिनमें कॉलेज दूर बिखरे होते थे के स्थान पर एकाकी केंद्रित आवासीय अध्ययन एवं स्वायत्तपूर्ण यूनिटरी रेसिडेंशियल टीचिंग एंड ऑटोनोमस संस्थानों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। महिला शिक्षा अनुपयुक्त विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा अप्लाइड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन अध्यापकों के प्रशिक्षण को अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए आप 1916 के मध्य 7 नए विश्वविद्यालय मैसूर, अलीगढ़, ढाका, पटना, बनारस, उस्मान एवं लखनऊ अस्तित्व में आए। 1920 में सरकार ने सैडलर आयोग की रिपोर्ट को सभी प्रांतीय सरकारों से लागू करने का आग्रह किया। देखिए द्वैत शासन अधीन शिक्षा देखें यहाँ पर यहाँ पर क्या है 1919 के मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया था। सरकार ने शिक्षा संबंधी मसले पर सीधे तौर पर रुचि लेनी बंद कर दी। यद्यपि सरकार और शिक्षा विभाग को 1902 से दी जा रही सहायता उदारपूर्वक जारी रही। वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रांतीय सरकारें शिक्षा संबंधी कोई महत्वपूर्ण योजना नहीं बना सकी, किंतु लोकोपकारी पुरुषों शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रयास जारी रहे। देखिए यहाँ पे आपको क्या हार्टोंग समिति देखिए आपको हार्टोंग समिति 1929 देखिए यहाँ पर क्या हार्टोंग समिति 1929 देखिए शिक्षण संस्थाओं की संख्या में अंधाधुन वृद्धि कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आने लगी। शिक्षा में हुए विकास के संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए वर्ष 1929 में सर फिलिप हार्टोंग की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई। इस समिति की प्रमुख सिफारिश निम्नानुसार थी। अपराध समिति ने प्राथमिक शिक्षा की महत्ता पर बल दिया, लेकिन अनिवार्यता या शीघ्र प्रसार को अनुचित बताया। केवल समर्पित विद्यार्थियों के उच्चतर माध्यमिक इंटरमीडिएट एवं उच्च शिक्षा हाई एजुकेशन के विद्यालयों में प्रवेश लेना चाहिए, जबकि समान स्तर के विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा के पश्चात व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेना चाहिए। फिर देखिए आपको विश्वविद्यालयीन शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश संबंधी नियम अत्यंत कड़े होने चाहिए। शिक्षा की सार्वजनिक योजना देखिए वर्ष 1944 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रणा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की, जिसे सार्वजनिक योजना के नाम से जाना जाता है। सर जॉन सार्वजनिक भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार थे। इस योजना के अनुसार 3 से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक प्री प्राइमरी या प्रारंभिक एलिमेंट्री शिक्षा की व्यवस्था 6 से 11 वर्ष का आयु समूह के बच्चों के लिए निःशुल्क व्यापक और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था 11-17 वर्ष देखिए यहाँ पर 11-17 वर्ष के आयु समूह के चुनिंदा बच्चों की उच्च शिक्षा हाई एजुकेशन व्यवस्था तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात त्रिवर्षीय स्नातक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के 2 महान भाग होने चाहिए। पहला विद्या आवश्यक शिक्षा एकेडमिक एजुकेशन, दूसरा देखिए यहाँ पर तकनीकी
तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। अब देखिए मूलभूत शिक्षा की बात, देखिए मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना 1937, देखिए मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना 1937 में, देखिए अब जो मुंबई में आया। अक्टूबर 37 में को कांग्रेस ने शिक्षा पे एक राष्ट्रीय सम्मेलन वर्धा में आयोजित की, शिक्षा पे एक राष्ट्रीय सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया। देखिए इस सम्मेलन में पारित किए गए प्रस्ताव के अंतर्गत मूलभूत शिक्षा बेसिक एजुकेशन पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। एक समिति गठित की गई। इस समिति के ध्यान, इस समिति गठन का मूल उद्देश्य था गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना। यह अवधारणा गांधी जी द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित लेखों की एक श्रृंखला आधारित थी। गांधी जी का मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा ने मुट्ठी वाले शिक्षित भारतीय एवं जनसाधारण के मध्य जनसाधारण के मध्य एक खाई पैदा कर दी है। इन शिक्षित भारतीयों की विविधता प्रभावी हो गई। इस योजना को देखिए यहाँ पर क्या, इस योजना को मूलभूत शिक्षा की, देखिए इस योजना को देखिए हम क्या, इस योजना को मूलभूत शिक्षा की योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना को मूलभूत शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आपको क्या, इस योजना में देखिए, इस योजना को निम्न प्रावधान, इस योजना को क्या निम्न प्रावधान, इस योजना को निम्न प्रावधान थे। क्या देखिए आपको पाठ्यक्रम में आधार, देखिए पाठ्यक्रम को आधार दस्तकारी से पाठ्यक्रम को आधार दस्तकारी को सम्मिलित किया जाए। दूसरा देखिए राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के प्रथम 7 वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य होने चाहिए तथा यह शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। तीसरा देखिए कक्षा 2 से कक्षा 7 तक की शिक्षा का पाठ्यक्रम, देखिए कक्षा 2 से कक्षा 7 तक की शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा शिक्षा कक्षा 8 के पश्चात हिंदी जाए। और चौथा फोर देखिए शिक्षा हस्त उत्पादित कार्य मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क्स पर आधारित होनी चाहिए, अर्थात मूल शिक्षा योजना का, अर्थात मूल शिक्षा की योजना का कार्य उपयुक्त ढंग से उपयुक्त तकनीक द्वारा शिक्षा देने के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए। इसके लिए छात्रों को कुछ चुनिंदा यहाँ आपको देखिए इसके लिए छात्रों को कुछ चुनिंदा दस्तकारी तकनीकों के माध्यम से शिक्षित किया जाना चाहिए। फिर देखिए आपको शिक्षा की योजना नई समाज नई जिंदगी के लिए नए विचारों पर आधारित इस योजना के देखिए अब इस योजना के पीछे यह भावना थी कि सरकार की देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता एवं सहकारिता एवं बच्चों पर ध्यान केंद्रित थी। किंतु 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने तक कांग्रेसी त्यागपत्र देने के कारण यह योजना खटाई में पड़ गई था। कांग्रेसी सरकारों के त्यागपत्र देने के कारण यह योजना त्यागपत्र देने के कारण यह योजना खटाई में पड़ गई। यहाँ तक कि आपको फिर उसके बाद आपको आगे यहाँ पर है दूसरा आपके यहाँ पर क्या है कि आपको क्या कि तकनीकी वाणिज्य एवं कला विषय की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों को समाप्त कर दिया जाए। 20 वर्ष में वयस्कों को साक्षर बना दिया जाए। शिक्षकों के प्रशिक्षण शिक्षा तथा मानसिक योग्यता, मानसिक एवं शारीरिक एबिलिटी। आपको देखिए यहाँ पर क्या इसका आयोग के पहल के क्या कि इस योजना में देखिए यहाँ पर क्या शिक्षकों के प्रशिक्षण शारीरिक शिक्षा तथा मानसिक एवं शारीरिक तौर पर विकलांगों को शिक्षा दिए जाने पर इस योजना में 40 वर्ष में देश की शिक्षा पुनर्निर्माण कार्य पूरा होना था। इंग्लैंड के समान शिक्षा व्यवस्था अपनाना था। इंग्लैंड के समान शिक्षा के स्तर को अपनाना था। यद्यपि यह एक सशक्त एवं प्रभावशाली योजना थी, किंतु इसमें इन उपायों के क्रियान्वयन के लिए कोई कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की गई थी। साथ इंग्लैंड जैसे शिक्षित शिक्षा के स्तर को इंग्लैंड जैसा शिक्षा का स्तर को प्राप्त करना भी भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ना था। फिर स्वतंत्रता के पश्चात कमीशन आयोग यहाँ पर है।
यहाँ देखिए आपको स्वतंत्रता के पश्चात राधा कृष्ण आयोग 1948 से 1949 देखिए। नवंबर 1948 में राधा कृष्ण आयोग का गठन देश में विश्वविद्यालय और शिक्षा के संबंध में रिपोर्ट देने हेतु क्या गया। स्वतंत्र भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के स्वतंत्र भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में इस आयोग की रिपोर्ट का अत्यंत महत्व। इस आयोग ने निम्न सिफारिश की थी। पहला, विश्वविद्यालय पूर्व प्री यूनिवर्सिटी 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। उच्च शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला, सामान्य शिक्षा, दूसरा सरकारी शिक्षा एवं तीसरा व्यावसायिक शिक्षा। तीसरा देखिए प्रशासनिक सेवाओं के विश्वविद्यालय का स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। चौथा देखिए शांति निकेतन एवं जामिया मिलिया की तर्ज पर ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। पांचवा देखिए महाविद्यालय की छात्र देखिए महाविद्यालय में छात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। एक महाविद्यालय में 1000 से ज़्यादा छात्रों को प्रवेश न दिया जाए। छठा देखिए आपको विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की जाने परीक्षा के स्तर में सुधार लाया जाए तब विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाए। सातवां देखिए देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देख रेख के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी गठन किया जाए। आठवां उच्च शिक्षा से अंग्रेजी माध्यम को जल्दबाजी में न हटाया जाए। और नवम्बर विश्वविद्यालयों में कम से कम 180 दिनों का अध्ययन अनिवार्य किया जाए। यह 11 सप्ताहों के 3 सत्र में विभाजित हो। तो आगे यहाँ पर कहा गया देखिए 10वां नंबर में देखिए यहाँ पर जहाँ राज्यों की भाषा देखिए यहाँ पर क्या जहाँ राज्यों की जहाँ राज्यों की भाषा या स्थानीय भाषा का माध्यम समान हो वहाँ संघीय भाषा फेडरल लैंग्वेज अर्थात राज्यों की भाषा में शिक्षा देने को प्राथमिकता दी जाए। जहाँ राज्यों की भाषा स्थानीय भाषा समान हो वहाँ छात्रों को परंपरागत या आधुनिक भारतीय भाषाओं का चयन करना चाहिए। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर 1953 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। 1956 में संसद द्वारा कानून बनाकर इसे स्वायत्त शासी निकाय का दर्जा दे दिया गया। इस आयोग का कार्य आपको विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख करना विश्वविद्यालय में शिक्षा एवं शोध संबंधी सुविधाओं के स्तर की जांच करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करती है। तदुपरांत आयोग देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को धन आवंटित करने का सुझाव देता है तथा विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं को क्रियान्वित करता है। कोठारी शिक्षा आयोग 1964-1966 देखिए। जुलाई 1964 डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया गया। इसका कार्य शिक्षा के सभी पक्षों चरणों के विषय में साधन सिद्धांत नीतियों एवं राष्ट्रीय नमूनों की रूपरेखा तैयार कर उनसे सरकार को अवगत कराना। आयोग को अमेरिका, रूस, इंग्लैंड एवं यूनेस्को के शिक्षा शास्त्र एवं वैज्ञानिकों की सेवाएं उपलब्ध कराई गई थी। आयोग ने वर्तमान शिक्षा पद्धति कठोरता की आलोचना की तथा शिक्षा नीति को इस प्रकार लचीला बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया जो बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो। आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई जिसमें निम्नलिखित तथ्यों पर बल दिया गया। पहला देखिए 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देखिए। शिक्षा के 3 भाषाई फॉर्मूला मातृभाषा हिंदी एवं अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा का विकास देखिए। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करना। अध्यापकों के देखिए यहाँ पर अध्यापकों के प्रशिक्षण देखिए यहाँ पर अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था था उनके लिए मानक तय करना। अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था था उनके मानक तय करना। कृषि तथा औद्योगिक शिक्षा का विकास, विज्ञान तथा अनुसंधान शिक्षा का समानीकरण जिसको इक्वलाइजेशन बोलते हैं। सस्ती पुस्तक उपलब्ध कराना था। पाठ्य पुस्तक उत्तम बनाना। शिक्षा का विकास तो नवीन प्रयास 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया गया। 1986 में आपको नवीन शिक्षा नीति की घोषणा की। 1986 में आप 2002 में 14 वर्ष के आयु बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। फिर आपको आगे देखिए
2010 निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हुआ। अब देखिए, अब 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना केंद्र व राज्य सरकारों का कानूनी रूप से परिवर्तनीय कार्य है। देसी भाषा, देखिए देसी भाषा वर्नाकुलर या स्थानीय शिक्षा का विकास। देखिए 19वीं शताब्दी तक देसी भाषा शिक्षा राज्यों का मामला था। यह मुख्यतः स्थानीय सभी जमींदारों के दया पर निर्भर था। 1835, 1836, 1838 बंगाल एवं बिहार में देसी भाषा शिक्षा से संबंधित विलियम एडम्स की रिपोर्ट में इसकी अनेक खामियों पर प्रकाश डाला गया। 1843 उत्तर पश्चिमी प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स जोनाथन ने के अनुप्रयोग पर इस बात की प्रत्येक तहसील में एक सरकारी विद्यालय को आदर्श विद्यालय मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किए जाने तथा देसी भाषा विद्यालय के लिए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य एक सामान्य विद्यालय खोलने की योजना बनाई गई। 1853 लॉर्ड डलहौजी ने अपने प्रसिद्ध स्मरण पत्र माइन्यूट में देसी भाषाई शिक्षा के सशक्त वकालत के 1854 उड के डिस्पैच में देसी भाषाई शिक्षा के संबंध में प्रावधान किए। पद के स्तर में सुधार। देखिए दूसरा, देखिए प्राप्त को स्तर में सुधार। दूसरा, देखिए आपको सरकारी संस्थाओं में निरीक्षण तथा देखिए तीसरा, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समान स्कूल की स्थापना। देखिए 1854-1871 की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर 1854-1871 सरकार ने, देखिए यहाँ पर सरकार ने आध्यात्मिक देसी, देखिए सरकार ने आध्यात्मिक 1854-1871, देखिए यहाँ पर सरकार ने माध्यमिक एवं देसी भाषा शिक्षा के लिए कुछ कदम उठाए। इस कारण में देसी भाषा स्कूलों की संख्या 5 गुना वृद्धि हुई। 1882 में हंटर आयोग ने सुझाव दिया कि 1882 में हंटर आयोग ने सुझाव दिया कि सरकार को देसी भाषा शिक्षा के उन्नयन एवं प्रसार के संबंध विशेष कदम उठाने चाहिए। जनसाधारण की शिक्षा को स्थानीय शिक्षा के माध्यम से प्रसारित किया जाना चाहिए। और 1904 की शिक्षा नीति ने, देखिए 1904 शिक्षा नीति स्थानीय शिक्षा के विकास में इसके लिए और अधिक धन दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। 1929 में देखिए हार्टोंग समिति में प्राथमिक शिक्षा के अंधकार में तस्वीर प्रस्तुत की। 1937 में क्या कांग्रेस मंत्रिमंडल ने देसी भाषा विद्यालयों को प्रोत्साहन एवं समर्थन प्रदान किया। फिर देखिए यहाँ पर आपको आगे की तकनीकी शिक्षा का विकास। 1827 में रुड़की में अभियांत्रिकी महाविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई और 1856 में कलकत्ता अभियांत्रिकी महाविद्यालय अस्तित्व में आया। 1858 में आपको पुणे के ओवरसीयर्स 1856 में कलकत्ता अभियांत्रिकी महाविद्यालय अस्तित्व में आया। 1858 में पुणे के ओवरसीयर्स स्कूल का दर्जा बढ़ा उसे पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज में बदल दिया गया था। उसे बम्बई विश्वविद्यालय से संबंध कर दिया गया। गुइडी इंजीनियरिंग कॉलेज का मद्रास विश्वविद्यालय से संबंध कर दिया गया। 1835 में कलकत्ता में चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज का स्थापना चिकित्सा शिक्षा का शुरुआत हुआ। देखिए लॉर्ड कल्चर ने विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे अभियांत्रिकी, चिकित्सा, कृषि एवं पशु चिकित्सा इत्यादि उन्नयन एवं प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रयत्नों से पूसा में कृषि महाविद्यालय का स्थापना हुई। इस महाविद्यालय ने देश के अन्य भागों में स्थापित कृषि महाविद्यालयों के लिए शिक्षक की भूमिका निभाई। अंग्रेजों की शिक्षा नीति मूल्यांकन। देखिए सीमित रूप से ही सही, लेकिन सरकार ने आधुनिक शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किंतु इस संबंध लोकोपकारी भारतीयों के प्रयास ज़्यादा सराहनीय थे। सरकार तो आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने में उठाए गए कदम निम्न कारणों से प्रभावित थे। प्रबुद्ध भारतीयों द्वारा आधुनिक शिक्षा के संबंध में किए गए प्रदर्शन ईसाई मिशनरी एवं मानवतावादी नौकरशाह। देखिए फिर की शासन निम्न स्तरीय पदों हेतु भारतीयों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने की योजना था। इंग्लैंड के व्यापारिक हितों को पूरा करने की आवश्यकता, इसलिए सरकार ने अंग्रेजों को शिक्षा के माध्यम बनाए जाने पर ज़्यादा जोर दिया। सरकार की उम्मीद थी कि शिक्षित भारतीय इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं की मांग को बढ़ाने में सहायक होंगे। सरकार की अभिलाषा थी कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से भारतीय अंग्रेजी रंग में रंग जाएंगे ताकि इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को स्थायित्व मिलेगा। साथ ही यह शिक्षा ब्रिटिश विजेताओं तथा उनके प्रशासन पर महिमा मंडन करेगी। इस पर अंग्रेजों की योजना थी कि वे आधुनिक एवं पाश्चात्य शिक्षा का प्रयोग कर अपनी सत्ता को भारत में सुदृढ़ एवं अस्थायी बना देंगे। भारतीय शिक्षा की परंपरागत पद्धति धीरे प्रशासनिक कमजोरी की मांग में गिरावट आ रही थी। विशेष रूप से 1844 के पश्चात जब यह स्पष्ट हो गया कि सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करने और भारतीय अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा करने से देश में निरक्षरता में तेजी से वृद्धि हुआ। जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि
1911 में निरक्षरता का प्रतिशत 84 था, जो 1921 में बढ़कर 92 हो गया। निरक्षरता में वृद्धि से मुट्ठी भर शिक्षित भारतीय एवं जनसाधारण के बीच भाषा एवं सांस्कृतिक खाई चिंताजनक रूप से चौड़ी हो गई। शिक्षा व्यवस्था को महंगा कर दिए जाने से ये आम भारतीयों की पहुंच से दूर हो गई तथा उच्च एवं धनी वर्ग तथा शहरों में निवास करने वाले लोगों का इस पर एकाधिकार मोनोपोली हो गया। अंग्रेजों ने स्त्री शिक्षा की पूर्ण रूपेण उपेक्षा की, क्योंकि सरकार समाज के रूढ़िवादी तबकों को नाराज नहीं करना चाहती था। दूसरा, तत्कालीन उपनिवेशी शासन के लिए किसी प्रकार से फायदेमंद भी नहीं थी। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की उपेक्षा की। 1857 के अंत तक देश में केवल 3 चिकित्सा महाविद्यालय कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा अभियांत्रिकी महाविद्यालय केवल एक था रुड़की मतलब कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसकी स्थापना यूरोपीय एवं यूरेशियाई लोगों को इंजीनियरिंग की शिक्षा देने के लिए की गई थी, न कि भारतीयों को। अब देखिए सारांश देखें यहाँ पर। कंपनी शासन के अंतर्गत शैक्षिक विकास चार्टर 1813 से शुरुआत होती है। आंग्ल प्राच्य विवाद होता है, थॉम्सन के प्रयास होते हैं, चार्ल्स वुड का डिस्पेंस 1854 से आता है। अब क्राउन के शासनाधीन शिक्षा का विकास देखिए। हंटर शिक्षा आयोग 1882 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913, सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग 1917-1919। फिर देखिए द्वैध शासनाधीन शिक्षा, हार्टोग समिति 1929, शिक्षा की सार्वजनिक योजना, स्वतंत्रता के पश्चात शैक्षिक विकास देखिए। राधाकृष्ण आयोग 1928-49, कोठारी शिक्षा आयोग 1964-1966। देसी भाषाएं देखिए, देसी भाषा या स्थानीय शिक्षा का विकास, तकनीकी शिक्षा का विकास, अंग्रेजों की शिक्षा नीति का मूल्यांकन। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कृषक आंदोलन जो आपको है यहाँ पर देखिए कृषक आंदोलन उपनिवेशवाद के अधीन भारतीय कृषि व्यवस्था आपको है।